नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। तो चले करिए खबर पर गौर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शनिवार रात खत्म हो गया। वे न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो गए और आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिका ने मोदी को 157 कलाकृतियां लौटाई हैं। यह कलाकृतियां कई शताब्दी पुरानी हैं, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस इवेंट के लिए पीएम मोदी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने यूएनसीजी के 76वें समिट में भाषण की शुरुआत नमस्कार साथियों कहकर की। पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों पर यह भारी पड़ सकता है। हमें सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने हितों के लिए न कर सके। वहां की महिलाएं और बच्चों को संभालना है। हमें अपना दायित्व निभाना होगा। पीएम मोदी ने चाणक्य को कोट करके यूएन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने सदियों से पहले कहा था कि जब सही समय पर काम नहीं किया जाता तो समय ही उस काम की सफलता को नाकाम कर देता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को खुद में सुधार करना होगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को कोविड, आतंकवाद और अफगान संकट ने और गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सीएम इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी। यह कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल यह इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी को सही नहीं समझा गया। इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी शामिल होंगे। टीएमसी प्रवक्ता दिव्यांशु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को इजाजत नहीं दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की इजाजत नहीं दी। पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर दी थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी ऐसा क्यों हुआ? बंगाल के साथ आपकी समस्या क्या है? कम्युनिटी ऑफ सेंट एगंडियो के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मार्को ने 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए ममता को निमंत्रण भेजा था। निमंत्रण पत्र में टीएमसी प्रमुख को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी जीत के लिए बधाई दी गई। पत्र में ममता के द्वारा पिछले 10 साल में सामाजिक न्याय, देश के विकास और शांति के लिए किए गए प्रयास के लिए बधाई दी गई थी। कम्युनिटी ऑफ सेंट शांति को बढ़ावा देने के लिए 1900 के हर साल प्रार्थना करता है। इस दौरान दुनिया भर की हस्तियां यहां आती हैं। यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी को इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का न्योता मिला था। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। बदलाव से पहले कांग्रेस से दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई। दिल्ली में इन बदलाव का खाका तैयार करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सचिन पायलट कल से दिल्ली से दौरे पर हैं। शुक्रवार को पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट आज भी कई नेताओं से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जाता है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रस्तावित जयपुर दौरे में मंत्री विधायकों की बैठक लेने के कार्यक्रम ने भी सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की भी शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात की चर्चा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की राजस्थान को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने अब राजस्थान में बदलाव के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सजा का दौर शुरू हो चुका है। ताजा मामला पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत का है। तालिबानी पुलिस ने हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर शनिवार को 4 लोगों को पहले दिन दहाड़े गोली मारी, फिर शवों को क्रेन के सहारे बीच चौराहे घंटों लटकाया रखा। चारों ओर किडनैपिंग का आरोप था। हेरात शहर के एक प्रत्यक्षदर्शी वजीर अहमद सिद्दीकी ने तो एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तालिबान की कथित पुलिस 4 शवों को चौराहे पर लेकर आई और एक को क्रेन के सहारे टांग दिया।
शव घंटों हवा में झूलता रहा। उसके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई थी जिससे पश्तो में कुछ लिखा हुआ था। बाकी के 3 शवों को तालिब शहर के अन्य चौराहे पर ले गए। वे कह रहे थे इन्हें भी यहाँ सजा दी जाएगी। तालिबान का कहना है कि लोगों के जहन में गलत काम के लिए डर और खौफ पैदा करने के लिए ऐसी सजा जरूरी है। तालिबान ऐसी सजाएं आगे भी जारी रखेगा ताकि गलत काम करने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। वजीर ने बताया कि गलत काम के लिए सजा देनी चाहिए, लेकिन इस तरह का अमान्य तरीका इंसानियत के लिए सही नहीं है। सिद्दीकी कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से वही 90 का दशक लौट आया है जब लोग तालिबान के डर से कांपते थे। सिद्दीकी ने आगे बताया कि तालिबानी चारों शवों को जानवर की तरह एक पिकअप में डालकर चौराहे पर लाए थे। कुछ ही देर में यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद एक तालिबान ने माइक से लोगों को बताया कि ये चारों किडनैपिंग में शामिल थे, इन्हें पुलिस ने मार गिराया। हालांकि तालिबान ने ये साफ नहीं किया कि चारों को एनकाउंटर में मारा गया या फिर गिरफ्तार करने के बाद शूट किया गया। इन्हें किस जगह पर मारा गया इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इन्हें पुलिस ने भीड़ के सामने गोली मारी है। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लात घूंसों से पीट दिया। रविवार दोपहर को भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता रामपुर विधानसभा के सांगीपुर ब्लॉक में जून आरोग्य मेले में आए थे। इसी मेले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा भी पहुंची थी। दरअसल सांसद जब समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसी बात पर झड़प हो गई। मामला अचानक से बढ़ गया। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रमोद तिवारी के सामने ही हॉल के अंदर भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वह जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह से उन्हें बचाया और बाहर लेकर आए। वह लंगड़ाते हुए कार तक गए। तभी उनके साथी को कांग्रेस ने पकड़ लिया। फिर बीच सड़क उसकी भी पिटाई की। बाद में पुलिस फोर्स ने सभी को खदेड़ा। भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने बताया कि सांगीपुर ब्लॉक में कार्यक्रम था। मैं मंच पर जा रहा था। पहले से प्लानिंग कर 50 से 60 लोग बैठे थे। वहां पर इंस्पेक्टर सांगीपुर के साथ मारपीट की जा रही थी। मैंने रोका तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे खींचकर बचाया, जिससे मेरे भी चोट लगी है। मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। अगस्त 2021 में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। फिरौती की रकम न देने पर उन्हें बम से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी रिपोर्ट में उन्होंने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने दर्ज करवाई थी। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। 8वीं तक की पढ़ाई की है। कम उम्र में घर परिवार संभाला और फिर मुंबई चले गए। यहाँ उन्होंने कई जगह काम किया। 2017 के भाजपा के टिकट से सदर विधायक बने। फिर 2019 में भाजपा ने लोकसभा टिकट दे दिया तो सांसद बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पूरी कर शनिवार देर शाम जॉन एंड कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री की रवानगी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें खास तोहफा देकर विदाई किया। बाइडेन के मोदी को 157वीं कलाकृति और पुरावशेष सौंपे। ये दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक पुराने हैं। इन कलाकृतियों की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि कलाकृति और पुरावशेष किसी भी देश की अमूल्य धरोहर होती है। इनको सुरक्षित और संरक्षित रखना अपने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा है। भारत और अमेरिका सांस्कृतिक विरासतों की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को आगे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग प्राचीन कलाकृति सांस्कृतिक है, वहीं शेष छोटी मूर्तियां हैं जिनका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। यह सभी धातु, पत्थर और टेराकोट से बनी है। कांसे की वस्तुओं में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की भंगिमाएं शामिल है। कई अन्य कलाकृतियां भी शामिल हैं, जिनमें कन कला मूर्ति, ब्राह्मी और नंदी केशा भी शामिल है। पंजाब की नवनियुक्त चन्नी सरकार का आज दोपहर बाद कैबिनेट विस्तार में होने जा रहा है। इसमें कुछ नए चेहरे मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही विरोधियों ने इन्हें घेरना भी शुरू कर दिया। चन्नी सरकार के 2 विधायक पर मंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सवाल उठाए गए। विधानसभा क्षेत्र गिब्बतवाड़ा के विधायक अमरिंदर सिंह, राजावड़िंग और खन्ना के गरिकत कोटली को कैबिनेट में लेने पर अकाली दल सवाल उठा रहा है।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि दोनों पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इन्हें कैबिनेट में लेकर कांग्रेस इनका पक्ष लेते हुए दिख रही है। यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोमाणा और अमृतसर साहिब के विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी का कहना है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर फरीदकोट एक व्यापारी के आरोप लगाकर खुदकुशी की। इससे पहले उसने अपने बच्चों को गोली भी मार दी। अमरिंदर सिंह वडिंग के साथ साल भर भी आपराधिक मामला दर्ज है और उसकी सुनवाई शपथ समारोह के कुछ दिन बाद ही है। इसी तरह गुरकीरत सिंह कोटली के खिलाफ 1994 में फ्रांस से आई एक सैलानी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा हुआ था। बंटी रोमाणा व रोजी बरकंदी ने आरोप लगाया कि चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली नई पंजाब सरकार में दागी विधायकों को मंत्री बनाकर उन्हें उत्साहित किया जा रहा है। यह लग रहा है कि जब अब विधायकों पर संगीन आरोप है तो उनके बुरे कार्यों को नजरअंदाज करके उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ है कि कांग्रेस में नैतिक मूल्यों की जगह नहीं है। पार्टी से इंसाफ की आस नहीं रखी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट को संबोधित किया। यह इवेंट 120 देशों में ब्रॉडकास्ट किया गया। मोदी ने कहा कि पिछले 2 सालों में दुनिया महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई से हमें अनुभव मिला है कि हम एक साथ मिलकर इन चुनौतियों से कैसे निपट सकें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत अकेला G20 देश है जिसने जलवायु परिवर्तन को लेकर किए गए पेरिस समझौते का पालन किया है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बैनर तले लेकर आया है। भारत में डेवलपमेंट होने पर मानवता का विकास अपने आप हो जाता है। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दुनिया को इस बात को स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन का असर सबसे पहले हम पर ही होगा। क्लाइमेट चेंज से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रकृति के हिसाब से बदलना होगा। कोरोना महामारी के बाद अब तक भारत में 800 मिलियन लोगों का राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। भारत में एक और बड़ी योजना आकार ले रही है। भारत के हर घर में जल्दी पीने का साफ पानी का कनेक्शन होगा। भारत सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए करीब $1 ट्रिलियन खर्च करने जा रही है। मोदी ने कहा कि हमने इस सामूहिक भावना की झलक तब देखी जब हमारे कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्स, चिकित्सा कर्मचारियों ने महामारी से लड़ने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमने रिकॉर्ड समय में नए टोके बनाने वाले वैज्ञानिकों से यह भावना देखी। हमारे कोरोना योद्धाओं और डॉक्टरों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। कोरोना के अलावा भी कई चुनौतियां बनी हुई है। सबसे बड़ी चुनौतियों में गरीबी है। गरीबों को सरकार पर अधिक निर्भर बनाकर इसे लड़ा नहीं जा सकता। गरीबी से तब लड़ा जा सकता है जब गरीब सरकार को विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखना शुरू कर दे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है,
उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान में होने जा रहे रेट के लिए छात्रों के साथ शासन प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया। शिक्षकों के 31,000 पदों के लिए रेट में देश भर से 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 2 पारी में परीक्षा देंगे। इसमें प्रथम स्तर की परीक्षा में 12,67,000 परीक्षार्थी बैठेंगे, जबकि द्वितीय स्तर परीक्षा में 12 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश भर में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस दौरान छात्रों के खाने से लेकर आने जाने तक की फ्री व्यवस्था की गई है। जयपुर में रेट शुरू होने के कुछ घंटे पहले से ही अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। शहर के नारायण विहार चौराहे पर बनाए गए अस्थायी बस अड्डे पर बड़ी संख्या में दूसरे जिलों के अभ्यर्थी निःशुल्क बसों में सफर कर जयपुर पहुंच रहे हैं, जबकि जयपुर जिलों के अभ्यर्थी भी अन्य जिलों के लिए बसों में बैठकर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान रोडवेज प्रशासन के साथ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी चप्पे चप्पे पर अभ्यर्थियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि रेट की वजह से आम आदमी को परेशान न होना पड़े। वहीं रेट से पहले जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे की अस्थायी तौर पर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल सिंधी कैंप से सिर्फ वॉल्वो बस का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते चुनिंदा यात्री ही सिंधी कैंप पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा भी रेट अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही है, जिसके चलते फिलहाल रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आ रही है। इंदौर में पेट्रोल डीजल की चोरी करने वाला क्लीनर साल भर में टैंकर मालिक बन गया। चोरी करने का तरीका भी ऐसा है कि कोई पकड़ नहीं सकता। टैंकर के अंदर 200 लीटर का चोर कंपार्टमेंट बनवा रखा था। पेट्रोल पंप पर टैंकर को खाली करते समय कंपार्टमेंट के जरिए पेट्रोल या डीजल की चोरी कर लेता था। इस चोरी से वजह हर माह 4-5 लाख रुपए बचा लेता था। इसमें से टैंकर ड्राइवर को हर खेप का 20 लीटर पेट्रोल दिया जाता था। कुंडल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे पेट्रोल डीजल चोर गिरोह की पकड़ा है। पुलिस के खुफिया तंत्र ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। सीएसपी अजय वाजपेयी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पेट्रोल डीजल के गोरख धंधे को तो पकड़ लिया गया, लेकिन मामले में लगातार पेट्रोल पंप संचालक से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वह मामले की शिकायत तो दूर थाना भी आना मुनासिब नहीं समझ रहे। पुलिस इस मामले में पेट्रोल पंप के संचालक को भी मिली भगत मान रही है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया ट्रक संचालक पिंटू पुत्र जुगल सिंह राठौर ने पूछताछ में बताया कि 4 साल पहले इन टैंकरों पर क्लीनर की नौकरी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे चोरी करने का शातिर तरीका मिला। उसने पेट्रोल डीजल की चोरी करना सीख लिया। 1 साल पहले वह टैंकर का मालिक बन बैठा और उसने भी पेट्रोल डीजल की डिलीवरी देना शुरू किया, लेकिन पुलिस मान रही है कि शहर में और भी टैंकर हो सकते हैं। सीबीआई ने एम्स भोपाल के डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। धीरेन्द्र ने 40 लाख रुपए का बिल पास करने के लिए फार्मासिस्ट से 2 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद 1 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। शनिवार को टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने ऑफिस सील कर दिया। जांच एजेंसी ने डेप्यूटी डायरेक्टर के घर से 7 लाख नकदी व 80 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड में निवेश के दस्तावेज बरामद किए। धीरेन्द्र के पिता पुलिस विभाग में पदस्थ रहे हैं। सीबीआई एसपी पी.के. पांडे ने बताया कि फार्मासिस्ट ने सीबीआई से शिकायत की थी। उसने बताया था कि 40 लाख रुपए का बिल पास करने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 5% कमीशन की मांग कर रहे हैं। शिकायत की जांच के बाद सीबीआई ने अपने स्तर की जांच की, जो सही पाई गई। शनिवार को शाहपुरा थाना क्षेत्र विष्णु रेस्टोरेंट के पास सीबीआई ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ट्रैप कर लिया। जानकारी के मुताबिक डेप्यूटी डायरेक्टर ने फार्मासिस्ट को रिश्वत रकम लेने के लिए शाहपुरा इलाके से एक रेस्टोरेंट के पास बुलाया। फार्मासिस्ट ने जैसे ही 1 लाख रुपए दिए, तभी सीबीआई ने डेप्यूटी डायरेक्टर को दबोच लिया। इधर एम प्रशासन भी अपने स्तर पर डेप्यूटी डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी में जुट गए हैं। जांच एजेंसी धीरेन्द्र के बैंक अकाउंट की भी जांच करेगी। सीबीआई उनके घर की भी तलाशी ले रही है। कार्यवाही के बाद सीबीआई डेप्यूटी डायरेक्टर को लेकर एम्स पहुंची। यहां धीरेन्द्र प्रताप के दफ्तर में रखे दस्तावेजों की छानबीन की। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेजों को जांच के दायरे में लिया। इनमें अधिकतर वह दस्तावेज है जो बिल पेमेंट से जुड़े हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के बाद मिहिर भोज जाति विवाद फिर सुलग उठा। शनिवार रात शीला पट्टिका को ढकने पहुंचे प्रशासन का गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रशासन और पुलिस पर पथराव किया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर एडिशनल एसपी हितिका वासल, एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर, एएसपी राजेश दंडोतिया, सीएसपी नागेंद्र सिंह और कंपू थाना प्रभारी राम नरेश यादव मौके पर पहुंचे। इस दौरान एएसपी राजेश दंडोतिया घायल भी हो गए, उनके पैर में पत्थर लगे हैं। प्रशासन ने शीला पट्टिका को चारों ओर से टीन से ढक दिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और अभी भी तनाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सम्राट मिहिर भोज की जाति विवाद मामले में कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने शनिवार को कहा कि शीला पट्टिका विवाद का कारण बनी है, इसलिए कमेटी को रिपोर्ट आने तक शीला पट्टिका को लेकर ढंगाकर जारी रखा जाएगा। मिहिर भोज की वीरता और उनके कार्य से प्रेरणा लेने के लिए मूर्ति को खुला रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों समाज के लोगों से संयम बरतने की उम्मीद की जाती है। 20 अक्टूबर को आगे की सुनवाई हो जाएगी। ग्वालियर के समाज सेवी राहुल साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इनकी ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि सम्राट मिहिर भोज को प्रतिमा को लेकर दो समाजों में विवाद चल रहा है। इससे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। प्रशासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि नगर निगम ने प्रतिमा लगाने का जो प्रस्ताव पास किया था उसमें सम्राट मिहिर भोज ही लिखा गया था। इस विवाद को खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्षत्रिय समाज की ओर से अधिवक्ता सुरेश अग्रवाल ने तर्क दिया कि सम्राट मिहिर भोज ही लिखा जाना चाहिए। इस नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को कोर्ट आदेश आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के करार पर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया संवाद हवा में उछाला। उन्होंने आज एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि कंका अभी जिंदा है। एक दिन पहले ही दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सत्ता में बदलाव के संकेत दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को राजधानी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां फार्मासिस्ट दिवस पर कार्यक्रम आयोजन था। मुख्यमंत्री के पोडियम पर पहुंचते ही ऑडिटोरियम के 3-4 पंक्तियों में बैठे लोग भूपेश काका की नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री बोलने से पहले कुछ देर रुके, एक मुस्कान दी और सधे अंदाज में कहा, काका अभी जिंदा है। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसको साझा किया। कहा जाता है कि कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों में यह संवाद समर्थकों का संदेश देने की कोशिश है। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, मामला हाईकमान के पास विचाराधीन है, उस पर फैसला उनका विशेषाधिकार है। प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी मुख्यमंत्री अचानक नहीं बदला, उसकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। बड़ा निर्णय था। सिंहदेव ने कहा, इससे साफ हो गया कि हाईकमान जो भी फैसला लेता है वह कार्य रूप में आता है। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मढ़नौर गांव के सभी ग्रामीण नक्सलियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाना पहुंचे हैं। नारायणपुर जिले का यह मामला है जहां नक्सलियों के साथ खिलाफ ग्रामीण खुलकर बोल रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सड़क व पुल निर्माण का काम चल रहा था। उस दौरान बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे, जिन्होंने काम बंद करवा दिया, हमारी पिटाई की और एक मुंशी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद मढ़नौर गांव की पूरी आबादी, जिनमें बच्चे, महिला व पुरुष, पैदल 8 किमी की दूरी तय कर नक्सलियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने छोटे डोंगर थाना पहुंचे। हालांकि गांव लौटने पर इन्हें नक्सलियों का डर भी सता रहा था। एसडीओपी अभिषेक पेकरा ने कहा कि कार्यवाही की जा रही है। वहीं अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे में चाची भतीजे की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को चोटें आई हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर विधायक बृहस्पति सिंह और पुलिस मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। हादसा रामानुगंज थाना क्षेत्र में हुआ था। ऑटो चालक रामचंद्रपुर से सवारी लेकर सुबह करीब 9:30 बजे रामानुगंज बाजार जा रहा था। ऑटो में 6 लोग सवार थे।
अभी ग्राम पंचायत कालिकापुर के पास पहुंचे कि ऑटो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने हुए कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तब तक सभी लोग अंदर ही फंसे हुए थे। कुआं काफी गहरा होने के साथ ही उसमें पानी भी भरा हुआ था। ऐसे में लोगों को निकालने में दिक्कत आ रही थी। पोकलेन मशीन की सहायता से ऑटो को बाहर निकाला। इसके साथ ही अन्य 4 लोग बाहर आ गए। देश विदेश की खबरों में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।